हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, देखो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे 24 सितंबर को जो पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट का, उस पेपर के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, 24 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर था उसका हम डिस्कशन करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसी वीडियो में हम मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर का भी डिस्कशन करेंगे। वैसे मैंने जो 24 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका वीडियो बना चुका है ऑलरेडी, लेकिन हम इसमें भी डिस्कस करेंगे उस वीडियो का। ठीक है, दूसरी बात, मैं जो क्वेश्चन थे उन सभी का आंसर तो बताऊंगा, साथ ही साथ मैं उनका आपको डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन देखने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है, तो जिसका सपोज डेट एग्ज़ाम 5-7 एग्ज़ाम बाद में है और मैं रेगुलर 10-15 क्वेश्चन जो कि जितने क्वेश्चन मेरे को मिल पाते हैं उन सभी का डिस्क्रिप्शन समझाता हूँ, तो मैं समथिंग आपको पर डे 15 टॉपिक तो समझाऊँगा ही। ठीक है, तो इससे आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएंगी और जो टॉपिक आ रहा है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन आ रहा है वो टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इस तरीके का डिस्क्रिप्शन तैयार किया है। दूसरी बात, चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, हर वीडियो को लाइक करना। मैं यहाँ पर बार बार नहीं बोलूँगा आपको कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके साथ लंबे टाइम तक नहीं रह पाऊँगा। लंबे टाइम तक तो रह पाऊँगा, लेकिन बार बार नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि लाइव नहीं हूँ। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, अपलोड मिलेगा आपको। तो सभी से 2 रिक्वेस्ट है, जो नया आए वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो अपने आगे बहुत ही बेस्ट स्कोर के लिए, क्योंकि मैं हर एक पेपर इसी तरीके से लेके आऊँगा। आज 25 सितंबर को 2 पेपर होंगे, दोनों पेपरों का जो दोनों पेपर है वो भी मैं आपको इसी तरीके से प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है, सभी के सभी बिल्कुल हर वीडियो को लाइक करो, ढेर सारा कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 4 वीडियोज़ पड़े हुए हैं, तो उन सभी को भी देखो। एक क्वेश्चन था आईटी एक्ट का प्रावधान। देखो, आईटी एक्ट का प्रावधान है, तो इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ लोग 66 ए आंसर बता रहे हैं, कुछ लोग 77 बी बता रहे हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने जिनसे पूछा था उनको कंफर्म ध्यान नहीं है, उन्होंने ये बताया था कि आईटी एक्ट का प्रावधान किस में है। ठीक है, तो ध्यान रखो, आईटी एक्ट का प्रावधान था 66 ए में। इसके अलावा जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था उसमें साइबर टेररिज्म का एक क्वेश्चन आया था, जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आईटी एक्ट के बारे में मैंने थोड़ा सा आगे चल के डिस्क्रिप्टिव टाइप से समझा रखा है अच्छी तरीके से, उसको ज़रूर देखना। WWF का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो देखो, वहाँ पर पूछा था इंडिया लेवल पर, लेकिन मैंने दोनों आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। WWF का जो इंडिया लेवल पर जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है विश्वनाथन आनंद, और विश्व स्तर पर इसके एम्बेसडर हैं जॉरेड लेटो। ठीक है, ये दोनों को दोनों ध्यान रखना। WWF के ब्रांड एम्बेसडर हैं इंडिया लेवल पर हैं विश्वनाथन आनंद, और विश्व लेवल पर हैं जॉरेड लेटो। WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फाउंड एंड नेचर फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फाउंड फॉर नेचर। आगे एक क्वेश्चन आया था कि किस शहर ने उद्योगों में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर एक कार्यशाला आयोजित की? तो ध्यान रखना, पुणे ने। ये एक करंट का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है ये, और ये मैंने अपनी जो करंट की PDF थी उसमें इंक्लूड भी करवाया है कि किस शहर ने उद्योगों में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर एक कार्यशाला आयोजित की, वो थी पुणे। और यदि किसी को ध्यान हो कोई क्वेश्चन तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन ध्यान हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना। दूसरी बात, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, ढेर सारे कमेंट करो और हमारे साथ बिल्कुल परमानेंटली तरीके से जुड़ जाओ। एक क्वेश्चन आया था कि एक तर्क में गलत तर्क के रूप में क्या जाना जाता है? एक तर्क में गलत तर्क के रूप में क्या जाना जाता है? ठीक है, इसको मैंने आगे डिटेल से समझा रखा है, लेकिन इसका आंसर होगा हेत्वाभास। क्या होगा? हेत्वाभास। ये 2 नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे, 6, 14, 36, 48। 6, 14, 36, 48। यहाँ पर नेक्स्ट सीरीज आएगी 276, 2, 20, 30, 65। यहाँ पर नेक्स्ट सीरीज आएगी 130। ठीक है, आप खुद सोल्व करना इस क्वेश्चन को कि क्यों आएगा, ये मैं नहीं बताने वाला यहाँ पर। आगे एक क्वेश्चन आया था कि बड़े समूह को भेजे गए ईमेल को क्या कहा जाता है? बड़े समूह को भेजे गए ईमेल को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े समूह को भेजे गए ईमेल को क्या कहते हैं? मेल मर्ज करना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल मर्ज करना।
कि जब आप एक बहुत ही बड़े समूह को मेल सेंड कर रहे हो तो उसको क्या कहोगे आप, भाई मैंने मेल मर्ज कर दिया है। जैसे आप किसी भी ग्रुप में मेल सेंड कर रहे हो तो आप क्या करो, मेल मर्ज कर रहे हो। आगे एक क्वेश्चन था NPTEL का फुल फॉर्म क्या है। तो देखो NPTEL का फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग। सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं बहुत गजब तरीके से, ठीक है। और देखो मोस्टली क्वेश्चन हैं जो मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वहाँ से आ रहे हैं, बिल्कुल रियलिटी है, सारा मैंने पढ़ा दिया था अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, MDG SDG ये दोनों मैंने बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया था। MDG का चौथा लक्ष्य क्या था, यहाँ पर पूछा है कि MDG का चौथा लक्ष्य क्या है। तो ध्यान रखना MDG का चौथा लक्ष्य है चाइल्ड मोर्टेलिटी, बाल मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर, बात एक ही है। जो MDG था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, तो उसका चौथा लक्ष्य था बाल मृत्यु दर या चाइल्ड मोर्टेलिटी। थोड़ा सा आगे बात करें यदि हम क्वेश्चन नंबर 9 पर, देखो ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया था कि सर्वाधिक CO2 उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है। तो देखो सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जन करने वाला देश की बात की जाए तो भाई यहाँ पर आएगा चाइना, ठीक है। कुछ लोग इंडिया के सोच रहे हैं कि सर विश्व का सबसे प्रदूषित देश, इंडिया का तो नहीं है स्थान उसमें खैर, क्योंकि विश्व का सबसे प्रदूषित देशों में सबसे पहला है बांग्लादेश, ठीक है। विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, बांग्लादेश है। लेकिन ये जो प्रदूषण है वो बांग्लादेश है जो किसके आधार पर है, PM 2.5 के आधार पर। बांग्लादेश है जो विश्व का सबसे ज़्यादा PM 2.5 क्या करता है, उत्सर्जित करता है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है क्योंकि व्यू ऑफ एग्जाम दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड। और सर्वाधिक CO2 उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है, चाइना है। सारा डिटेल से बताऊंगा आगे डेस्क्रिप्टिव टाइप से, बिल्कुल जुड़े रहो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, 100% सिलेक्शन दिला के रहूँगा। जिस बंदे ने मेरे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व किए हैं, रियल बता रहा हूँ, उस बंदे का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। मैंने बहुत गजब तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, आपको मैं इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ। यहाँ तो मैंने क्या किया कि जो क्वेश्चन है उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने गूगल से उठाया, क्योंकि इसमें टाइम बहुत सारा लगता है, कौन सी नोटबुक में कौन से क्वेश्चन नंबर पर कौन सा क्वेश्चन है, ऐसे ढूंढने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन ध्यान रखना 2-4 दिन में मैं ऐसा वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मेरे यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, मेरे पढ़ाई से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उन सभी का मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पूरे बिलीव के साथ कह सकता हूँ, पूरे 100% श्योर कह सकता हूँ कि जो मोस्टली क्वेश्चन है वो मेरे पढ़ाए हुए में से आए थे। दूसरी बात, अध्ययन बोध रीडिंग कॉन्फ्रेंसन, रीडिंग कॉन्फ्रेंसन को सोल्व करने का मैंने इतना शानदार तरीका बताया। मैंने टोटल कल 12 कैंडिडेटों से बात की थी, इनमें से टोटल 6 थे जिन्होंने मेरा मेथड फॉलो किया था। वो खुद बता रहे थे कि सर रीडिंग कॉन्फ्रेंसन थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन जब हमने आपका मेथड फॉलो किया तो उससे टाइम भी बच गया और हमारे क्वेश्चन भी सही हो गए। लगता है पूरे क्वेश्चन सही हैं। तो देखो रीडिंग कॉन्फ्रेंसन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल रखा है। करंट के वीडियो को ज़रूर देखना, करंट के वीडियो का जो लिंक है वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एग्ज़ाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट करना, तो टाइम मैनेजमेंट करने का जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन भी, लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तुक्का मारना, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है भाई उसमें क्या करें, छोड़ के आ नहीं सकते, तुक्का मारेंगे। तुक्का कैसे मारें इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 78 91 35 04 70, इनके ऊपर आप मेरे से कांटेक्ट करो, आपकी हर एक समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप PDF लेना चाहो, करंट की PDF लेना चाहो, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की PDF लेना चाहो तो भी प्लीज़ इन नंबर पर आप कांटेक्ट करना। नाम मात्र चार्ज पर आपको PDF मिलेंगे, इतना कम चार्ज आप सोच भी नहीं सकते। मैं बता देता हूँ जो चार्ज का प्लान है वो मेरा है 50, 80 और 100 रुपीज़। आप मेरे से चैट कर लेना, 50, 80, 100 रुपीज़ में आपको बहुत शानदार कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँगा मैं। इतना गजब वाला क्वेश्चन कि आप ये कंटेंट 5 से 10 हज़ार रुपये में ले पाओगे। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये मैंने बहुत ही डिटेल से समझा रखा है, ये तो खैर टॉपिक हर किसी ने पढ़ा है। कौन सा प्राकृतिक खतरा नहीं है, तो ध्यान रखना
जो रासायनिक अपक्ष है वो प्राकृतिक खतरा नहीं है, बाकी भौतिक अपक्ष है, प्राकृतिक खतरा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल थे, उसने टोटल 4 ऑप्शन दिया था जिसमें एक रासायनिक अपक्ष इंक्लूड था। तो हमारा जो सही आंसर वो है रासायनिक अपक्ष है। देखो डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आया था, वहाँ पर हमें डिस्टेंस याद करनी थी कि एक आदमी 5 किलोमीटर पूर्व चलता है, फिर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो बताओ वह अब कौन सी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो आप इस तरीके का क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हो, ऐसे डायग्राम बना के कि 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। तो अब वो कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो हमें क्या हो गया, ये आधार मिल गया, ये हमारा टोटल डिस्टेंस कितनी है 5 किलोमीटर है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है 2 किलोमीटर, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बच गई 3 किलोमीटर। ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। कर्ण निकालने का सूत्र है कर्ण इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर मल्टीप्लाई लंब स्क्वायर, मतलब 5 का वर्ग 25 प्लस 3 का वर्ग 9, 25 को 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 36, और 36 किसका स्क्वायर है ओनली 6 का। तो यहाँ से सही आंसर आएगा ऑप्शन 6 आंसर सही आएगा यहाँ पर। तो आप हर क्वेश्चन को इस तरीके से समझ के करो, 100% सही कर दोगे। एक क्वेश्चन था बुद्ध धर्म किसका प्रमाण मानता है। तो देखो बुद्ध धर्म किसको प्रमाण मानता है, यहाँ पर मैंने जिनसे क्वेश्चन पूछा उन्होंने केवल क्वेश्चन ही बताया, उसमें उनको ऑप्शन ध्यान नहीं रहा। लेकिन बुद्ध धर्म को मैंने थोड़ा सा डिटेल से आगे बता दिया है, आगे तक वीडियो को देखना। आगे है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के स्टेप पूछे थे, एक्शन रिसर्च मैं आगे डिटेल से बताऊंगा आपको। ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, देखो मैंने स्पेशल क्या काम किया है, आगमनात्मक निगमनात्मक। जो बंदा मेरा वीडियो देख रहा है वो कभी भी गलत नहीं करेगा, रिसर्च मेथड कभी गलत नहीं करेगा। रिसर्च मेथड के कल 4 क्वेश्चन आए थे, दोनों शिफ्टों में 4 रिसर्च मेथड से क्वेश्चन आए थे। और यदि किसी ने मेरा रिसर्च मेथड का PDF देखा है, वीडियो देखा है, वो कभी भी किसी भी हाल में रिसर्च मेथड का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। क्योंकि मैंने क्या किया है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे सैम्पलिंग है, रिसर्च मेथड है, और आगमनात्मक निगमनात्मक है, सादृश्यात्मक है, और इसके अलावा स्टैटिक के कुछ क्वेश्चन हैं, इन सभी को मैंने एक साथ कलेक्ट किया है। 2003 से लेकर दिसंबर 2019 तक के सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ प्रोवाइड करवाए हैं। देखो इसके अलावा एक क्या है, एक था कि संचार प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, ठीक है। तो देखो एक SMCR मॉडल था, ठीक है, तो क्वेश्चन में फीडबैक भी इंक्लूड था। तो SMCR इसको ध्यान में रखो, फीडबैक इंक्लूड हो तो फीडबैक को सबसे लास्ट में इंक्लूड कर दो। S का मतलब सेंडर, फिर मैसेज, फिर चैनल, फिर रिसीवर और फिर फीडबैक। हम इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। सबसे पहले सेंडर होता है, वो क्या करता है, मैसेज भेजता है, किसी चैनल के माध्यम से भेजता है, किसको भेजता है, रिसीवर को भेजता है, रिसीवर वापस सेंडर को फीडबैक देता है। एक क्वेश्चन आया था CD का फुल फॉर्म, इतना सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्पैक्ट डिस्क, किसी का गलत नहीं है ये क्वेश्चन। इसके अलावा ज्ञान का फुल फॉर्म भी पूछा था, GAIN, ग्लोबल इंटेंटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क, ग्लोबल इंटेंटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क, ज्ञान का फुल फॉर्म। इसके अलावा एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन आया था कि 0, 24, 60, 120, तो अगला पद क्या आएगा। देखो रीजनिंग का क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन जब मैंने क्लास में पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने मेथड शेयर किया था कि देखो रीजनिंग का क्वेश्चन आगे भी ध्यान रखना, नंबर सिस्टम का है चाहे कोडिंग डिकोडिंग का है, आप 2 पेयरों में अंतर देखो, 2 पेयरों में अंतर करो बस, और 1 मिनट के लिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या है, 0, 1, 2, 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, 1, 2, 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 गुणा 5, 4 गुणा 5 गुणा 6, 5 गुणा 6 गुणा 7, और ये इस तरीके से आएगा 0, 6, 24, 60, 120 और लास्ट में आएगा 210। समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था।
इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। जिन से बात किया था सभी ने बताया कि सर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बिल्कुल ईजी आया था, हमने बिल्कुल आसानी के साथ उसको सोल्व कर दिया। इसके अलावा एक सैम्पलिंग का क्वेश्चन आया था। ठीक है, सैम्पलिंग में देखो मैं बता देता हूँ, सैम्पलिंग दो प्रकार का होता है, एक रैंडम सैम्पलिंग होता है, एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग होता है। रैंडम को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, नॉन रैंडम को हम नॉन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। देखो यहाँ पर बेस्ट रहेगा, सैम्पलिंग के जो भाग हैं उनको आप हिंदी में याद करने के बजाय इंग्लिश में याद करो, क्योंकि हिंदी में वो क्या करता है दूसरे शब्दों का यूज कर लेता है। हम दूसरे शब्द पढ़ के जाते हैं, वो दूसरे शब्दों का यूज कर लेता है। कल के पेपर में ऐसा ही हुआ था। जिन बंदों का इंग्लिश में नाम याद है, सैम्पलिंग के एग्जाम्पल्स उदाहरण उसको भागों का, सैम्पलिंग के भागों का जिसको इंग्लिश में नाम याद है उन्होंने 100% सही किया है, और जिनको हिंदी में याद है उन्होंने बहुत सारों ने गलत किया है। क्योंकि हम कुछ और शब्द याद करके जाते हैं और वो जो एग्जामिनर होता है वो उनका पर्यायवाची शब्द पूछ लेता है, क्योंकि वो बंदा भी थोड़ा सा दिमाग वाला होता है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाता है वो। देखो मैंने ये सारी चीज़ें बहुत गजब तरीके से पढ़ाई हैं, मेरे करंट का वीडियो में इंक्लूड रहेंगी ये सारी सॉरी करंट के में नहीं, मैंने आगमनात्मक, निगमनात्मक, सादृश्यात्मक और सैम्पलिंग, सहसंबंध गुणांक, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, बाइनरी सिस्टम, इन सभी की एक PDF बना रखी है। तो उसका मैंने वीडियो बनाया था, 1 घंटा 40 मिनट का वीडियो है, तो वहाँ पर भी मैंने ये समझाया था। तो देखो सैम्पलिंग दो प्रकार की होती है, एक रैंडम सैम्पलिंग होता है, एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग होता है। रैंडम सैम्पलिंग को हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं, नॉन रैंडम सैम्पलिंग को हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कसिंग द सब पार्ट ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। सबसे पहले हम रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसको हिंदी में प्रायिकता या संभाव्यता कहते हैं, उसके भागों की बात करते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना। सिंपल रैंडम प्रोबेबिलिटी, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, आपको केवल 4 नाम याद रखने हैं कि जो रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसके 4 भाग हैं। एक है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, दूसरा है क्लस्टर सैम्पलिंग, तीसरा है सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग और चौथा है सिंपल प्रोबेबिलिटी या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। बाकी आप नॉन रैंडम सैम्पलिंग के एग्जाम्पल मत याद करो चाहे, क्योंकि जब आपको रैंडम या प्रोबेबिलिटी के जो भाग है वो अच्छी तरीके से याद हैं तो आप नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम को अच्छी तरीके से बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो। क्योंकि जब आपको पता है कि ये एग्जाम्पल हैं जो रैंडम के हैं या प्रोबेबिलिटी के हैं, तो बाकी के जो बचे हुए हैं किसके हैं, नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी के हैं। बाकी याद करना चाहो तो कर सकते हो। कन्वेंशन सैम्पलिंग, क्योटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है स्नोबॉल सैम्पलिंग में, क्योंकि स्नोबॉल से हमारी साइकोलॉजी रहती है कि ये रैंडम सैम्पलिंग का प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पर आप या तो रैंडम प्रोबेबिलिटी की, रैंडम या प्रोबेबिलिटी के जो भाग हैं उनको याद कर लो, या फिर आप नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी के भागों को याद कर लो। एक क्वेश्चन आया था विश्लेषणात्मक रिसर्च से। ठीक है, विश्लेषणात्मक या विवरणात्मक रिसर्च से भी एक क्वेश्चन आया था, आगे मैं बताऊंगा डिटेल से। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था क्वालिटी एवं क्वांटिटिव रिसर्च से, क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव रिसर्च से। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आए थे लर्नर एंड टीचर सेंटर मेथड से, छात्र केंद्रित विधि से और शिक्षक केंद्रित विधि से। छात्र केंद्रित विधि में मैंने बताया कि वहाँ पर सब कुछ छात्र का होता है। छात्र केंद्रित विधि में जो सेंटर होता है, सेंटर में छात्र होता है, वहाँ पर छात्र की दादागिरी चलती है। वो छात्र जैसे चाहता है वैसे करता है। जैसे हम कॉलेजों में पढ़ते हैं, आज मन किया नहीं कॉलेज जाएंगे तो नहीं जाएंगे, आज हम कैंटीन में बैठ के टाइम निकालेंगे तो टाइम कैंटीन में निकालेंगे, आज हम गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए जाएंगे तो गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए जाएंगे, आज हमने सर को बता दिया सर ये टॉपिक पढ़ाओ तो सर वही टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, टीचर सेंटर मेथड में क्या होता है, वहाँ पर जो सेंटर में टीचर होता है, टीचर मुख्य होता है, स्टूडेंट गौण होते हैं। तो यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर जैसे टीचर चाहता है वैसे। आज टीचर का मन किया कि आज मैं बच्चों को कूटूंगा, टेस्ट लिया, कुटाई चालू। टीचर की वाइफ से लड़ाई हो गई, आज बच्चों पर गुस्सा निकालना है, खुद के बच्चों पर निकाल नहीं सकता, आएगा टेस्ट लेगा, क्वेश्चन सुनना स्टार्ट करेगा, सभी की पिटाई करेगा, अपना स्ट्रेस कम करेगा। तो जो टीचर सेंटर मेथड होता है उसमें टीचर मुख्य होता है, छात्र गौण होते हैं।
जो स्टूडेंट या लर्नर सेंटर मेथड होता है, वहाँ पर जो स्टूडेंट या लर्नर होता है वो सेंटर में होता है, मुख्य होते हैं, और जो टीचर होता है गौण होता है। इसके अलावा कुशल शिक्षण से भी क्वेश्चन आया था। कुशल शिक्षण किस तरीके से हो सकता है, कुशल शिक्षण के लिए आवश्यकताएं क्या हैं, तो ये आप इसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगा के सही कर सकते हो। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी खुद की लाइफ से जुड़ा हुआ है ये। SDG से क्वेश्चन आया था, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। SDG MDG मैंने बहुत गजब तरीके से पढ़ाया है। लर्नर टीचर सेंटर मेथड भी, ये भी मैंने बहुत गजब तरीके से पढ़ाया है। देखो मेरे को लगता है जहाँ तक मैंने बहुत शानदार वाला पढ़ाया था, क्योंकि जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनका भी फीडबैक कल इतना शानदार आया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की विशेषताएं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की विशेषताएं। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध कानूनी रूप से मान्य है। डिजिटल हस्ताक्षर के लिए कानूनी मान्यता। अधिनियम के तहत एक साइबर नियामक अपील न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान। ठीक है, तो यह ध्यान में रखना। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की विशेषताएं क्या क्या हैं? सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध कानूनी रूप से मान्य है। डिजिटल हस्ताक्षर के लिए कानूनी मान्यता। अधिनियम के तहत एक साइबर नियामक अपील न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान। देखो WWF से एक क्वेश्चन आया था। देखो प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष, पृथ्वी के संरक्षण, प्रकृति के संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष WWF, वर्ल्ड वाइड फाउंड फॉर नेचर। ध्यान रखना WWF का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। थोड़ी सी और बातें ध्यान में रखो। प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष का गठन वर्ष 1961 में हुआ था। उसी वर्ष इसका पंजीकरण एक परोपकारी संस्था के रूप में हुआ। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान में रखना। देखो वर्ल्ड वाइड जो WWF था, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर फंड, बात एक ही है। ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन के रूप में 1961 में स्थापित हुआ था। किसके रूप में स्थापित हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन के रूप में 1961 में स्थापित किया गया था। जंगल के संरक्षण के क्षेत्र को कम करने के लिए काम करता है। जंगल के संरक्षण के क्षेत्र को कम करने में काम करता है। पर्यावरण पर मानव प्रभाव, इसे पहले विश्व वन्यजीव कोष का नाम दिया गया था। ठीक है, यह ध्यान में रखना। जो WWF है इसको पहले विश्व वन्यजीव कोष कहते थे। ये ध्यान में रखना, बहुत गजब की बात है कि WWF को पहले क्या कहते थे? विश्व वन्यजीव कोष कहते थे। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में रखना, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आधिकारिक नाम है। ठीक है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आधिकारिक नाम है। और चीज़ें पढ़ लेते हैं। देखो यमुना में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 30 अगस्त 2013 को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर न्यू दिल्ली में किया गया था। ठीक है, यमुना में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 30 अगस्त 2013 को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर नई दिल्ली में किया गया था। बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत गजब का। देखो भारतीय न्याय दर्शन तर्कशास्त्र में हेत्वाभास उस अवस्था को कहते हैं जिसमें वास्तविक हेतु का अभाव होने पर या किसी अवास्तविक असद हेतु के वर्तमान रहने पर भी वास्तविक हेतु का आभास मिलता है या अस्तित्व दिखाई देता है। ठीक है, देखो समझने की बात है, जिसमें वास्तविक हेतु का अभाव होने पर या किसी अवास्तविक असद हेतु के वर्तमान में रहने पर भी वास्तविक हेतु का अभाव मिलता है या अस्तित्व दिखाई देता है। ठीक है, हेत्वाभास में क्या होता है कि वहाँ पर वास्तविक हेतु का अभाव होता है जबकि अवास्तविक हेतु वहाँ पर विद्यमान रहता है। उसके बावजूद भी वहाँ पर वास्तविक हेतु का आभास मिलता है, अस्तित्व मिलता है। हेत्वाभास दो शब्दों हेतु प्लस आभास की संधि से बना होता है। आभास का मतलब होता है जो नहीं है वह दिखना, जो नहीं है वैसा दिखना। ठीक है, हेतु का आभास तब होता है जब हेतु के 5 लक्षणों पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्षा सत्व,
अबाधित्व, असत प्रतिपक्षता का अभाव। ठीक है, ये सारे शब्द आप याद कर लेना। देखो मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। तो देखो मेल मर्ज एमएस वर्ड की वह महत्वपूर्ण सुविधा है जिसके द्वारा आप एक ही पत्र अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हो। जब ग्रुप में लेटर तैयार करना होता है तो वहाँ पर मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रवेश पत्र, निमंत्रण पत्र, ऑफिस लेटर आदि। अर्थात इससे हम डाटाबेस को जोड़ सकते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ढेर सारे कमेंट करो। और ध्यान रखो आगे जेआरएफ निकालना है इसी साल में। जिन बंदों का एग्ज़ाम 2 दिन बाद में भी, अब क्योंकि अब जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, 29 को होगा। तो जिन बंदों को 29 के बाद में एग्ज़ाम है उनको जेआरएफ निकालना है, फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करना है, तो प्लीज़ मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470 पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। एक मात्र चैनल है जो आपको बहुत गजब वाली सुविधाएं प्रोवाइड करवा रखा है, वो भी नाम मात्र चार्ज में। इतना कम चार्ज आप सोच भी नहीं सकते। चार्ज का रेशियो है 50 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये। इतने कम चार्ज में आपको जेआरएफ का कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्योंकि अब मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बूस्ट हो गया है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। क्योंकि जो कल मॉर्निंग की शिफ्ट थी, कल इवनिंग वाली शिफ्ट थी, वहाँ पर जो कैंडिडेट मेरे से बिल्कुल रेगुलर पढ़ते थे उनका बहुत गजब का पेपर हुआ, बहुत शानदार वाला पेपर हुआ है। मैं उनकी आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा एक दिन, कितना गजब की परफॉर्मेंस हुई है उनकी। देखो एनपीटीईएल ये है शिक्षा का लोकतांत्रिकरण। एनपीटीईएल ये है शिक्षा का लोकतांत्रिकरण। ठीक है, एनपीटीईएल यानी नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, भारत सरकार का यह प्रोग्राम 2007 से चल रहा है। 7 आईआईटी के प्रोफेसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के प्रोफेसरों ने मिलकर इसके तहत ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है। ठीक है, तो एनपीटीईएल नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, भारत सरकार का यह प्रोग्राम 2007 से चल रहा है। 7 आईआईटी के प्रोफेसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के प्रोफेसरों ने मिलकर इसको तैयार किया है। बहुत गजब का क्वेश्चन है भाई, बहुत गजब का। प्रौद्योगिकी वर्धित शिक्षण एनपीटीईएल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम विश्वविद्यालय स्तर के विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों के लिए एक भारतीय ऑनलाइन शिक्षण मंच है। यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था और भारतीय विज्ञान संस्था द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। इस पहल को मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया। ठीक है, इस परियोजना का केंद्रीय विचार अपने सदस्य संस्थानों द्वारा पढ़ाए गए व्याख्यानों को ऑनलाइन दर्ज करना है। यह इंजीनियरिंग, बुनियादी विज्ञान और कुछ मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों को कवर करने वाला सबसे व्यापक शैक्षिक यूट्यूब चैनल में एक संचालित करता है। बहुत गजब की बात बता दी मैंने भाई। देखो 2018 का आंकड़ा है, 2020 का भी यही है, ध्यान रखना। जो 2018 का है वही 2020 का है, ध्यान में रखना, कुछ भी अंतर नहीं है। कार्बन डाई उत्सर्जन करने वाले देश, सबसे ज़्यादा कार्बन डाई उत्सर्जन करने वाले देश, तो ध्यान में रखना, सबसे पहला स्थान चाइना का है, दूसरा अमेरिका का है, तीसरा भारत का है, और चौथा की बात की जाए तो चौथा रूस संघ है। चाइना है जो 10%, अमेरिका है 5.41%, भारत 2.65%, और जो रूसी संघ है वो 1.7%। रूसी संघ कितना है, 1.7% है, भारत 2.65% है, अमेरिका 5.41% है और चाइना 10.06% है। ये क्या करते हैं, कार्बन गैस का ओवरऑल उत्सर्जन करते हैं। यदि बात की जाए प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, तो ध्यान रखना, प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा करता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का ये रेशियो कितना है, 16.56% है। चाइना का जो ये रेशियो है वो 7.05% है। भारत का ये रेशियो 1.96% है। और भारत की बात की जाए रूसी संघ की, तो रूसी संघ का ये जो रेशियो है 11.74% का है और जापान का 9.13% का है। तो यदि प्रति व्यक्ति की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अमेरिका करता है, फिर रूसी संघ करता है, फिर जापान करता है, फिर चाइना करता है और फिर भारत करता है। अब हम देखो बायोस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
ये IBM कंप्यूटरों को दिए जाने वाले निर्देशों का एक समूह है। ये निर्देश कंप्यूटर में एक चिप में संरक्षित रहते हैं। इनको डिस्क को फेल होने से बचाने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। इनको डिस्क को फेल होने से बचाने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। कंप्यूटर का सहजता से प्रयोग करने के लिए ये निर्देश आवश्यक होते हैं। ठीक है, यदि आपको कंप्यूटर का सहजता से उपयोग करना है तो आपको ये निर्देश बहुत ही आवश्यक है। बायोस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कंप्यूटर को चालू करते समय सर्व परीक्षण सेल्फ टेस्ट निर्देशन देना होता है। ध्यान रखना, बायोस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? कंप्यूटर को चालू करते समय स्व परीक्षण या सेल्फ टेस्ट देना। ठीक है, स्व परीक्षण यह तय करता है कि कंप्यूटर के सभी भाग जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, कीबोर्ड आदि उपयोगजन्य यानी ये सभी तकनीकी रूप में सही स्थित हैं। ठीक है, बायोस क्या करता है? स्व परीक्षण करता है कंप्यूटर को चालू करते समय, और स्व परीक्षण में वो देखता है कि भाई जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, जैसे मेमोरी है, कीबोर्ड है, वो सभी तकनीकी बिल्कुल सही है या नहीं है। साथ ही साथ वो सहजता से काम करने वाले हैं या नहीं। ध्यान रखना, बायोस है जो कंप्यूटर को एक आधारभूत जानकारी भी देता है कि अपने कुछ ज़रूरी घटकों जैसे ड्राइव्स, मेमोरी के साथ किसी तरह का इंटरेक्शन करें। जब एक बार कंप्यूटर में आधारभूत निर्देश लोड हो जाते हैं और स्व परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाता है तो कंप्यूटर आगे की प्रक्रिया पूरी करता है जिसमें प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना शामिल होता है। सारी बातें बिल्कुल गजब की हैं, बहुत सही हैं, सभी ध्यान में रखना। आगे हम कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ी थोड़ी बातें। कॉम्पैक्ट डिस्क सघन चक एक प्रकाशीय चक होती है जिसमें आंकड़े अंकीय प्रारूप में संचित होते हैं। ठीक है, किसमें? आंकड़े अंकीय प्रारूप में संचित होते हैं। मूल रूप से इसका विकास ध्वनि रिकॉर्डिंग के संचयन के लिए हुआ था। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क का विकास मूल रूप से किसके लिए हुआ था? ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। लेकिन बाद में इसका उपयोग आंकड़ा के संचय के लिए भी किया जाने लगा। श्रव्य चक को अक्टूबर 1982 से व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है। देखो, ये भी पूछ सकता है। देखो, CD एक होता है CDR। CDR का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है, एक होता है CDRW, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक है, CDR का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CDRW का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। हम देखो थोड़ा सा एक्शन रिसर्च के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन आया था। तो प्लीज़ दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और सबसे बेस्ट रहेगा आप मेरे से PDF लो, क्योंकि मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा, वो PDF जो आपको 100% JRF दिला के रहेंगी। ठीक है, 7891350470 इस नंबर पर कांटेक्ट लो, आपको 100% PDF प्रोवाइड कराऊंगा। इतनी इंपॉर्टेंट PDF कि वो आपका 100% JRF दिला के रहेंगी। एक्शन रिसर्च के बारे में बात कर लेते हैं। विद्वानों द्वारा अनुसंधान की उपयुक्त 3 विधियों ऐतिहासिक, विवरणात्मक, प्रयोगात्मक का ही वर्णन किया गया। ठीक है, परंतु इन विधियों से उच्च शिक्षण संस्थानों की समस्या का समाधान कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, अतः शिक्षण संस्थानों की समस्या के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान विधि का सिद्धांत अपनाया गया। यह सैद्धांतिक ज्ञान की खोज न कर व्यावसायिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। ठीक है, ध्यान में रखना, शिक्षण संस्थाओं की समस्या का समाधान करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? क्रियात्मक अनुसंधान है। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान सैद्धांतिक ज्ञान की खोज पर आधारित नहीं होता, बल्कि ये व्यावसायिक समस्याओं के समाधान को प्रस्तुत करता है। इसकी कुछ विशेषताएं देख लो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी तात्कालिक समस्याओं का समाधान। जो एक्शन रिसर्च है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक्शन रिसर्च में क्या करता है, जो तात्कालिक जो समस्याएं रिसेंटली चल रही हैं उन सभी का समाधान किया जाता है। तो एक बात ध्यान में रखना कि जो तात्कालिक समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक्शन रिसर्च सबसे ज़्यादा उपयुक्त है।
क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है एग्जाम में कि आप एक अनुसंधान करता हो, आप एक शोध करना चाहते हो, आपके अपने गांव में, आपके अपने कस्बे में बेरोजगारी, बाल अपराध जैसी समस्याएं विद्यमान हैं, तो आप निम्नलिखित में से कौन से मेथड को फॉलो करोगे। तो ध्यान रखना, इस स्थिति में सबसे बेस्ट मेथड है वो है क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। एक्शन कब लिया जाता है, रिसेंटली एक्शन कब लिया जाता है, जब वो घटना घट रही होती है। पुलिस एक्शन कब लेती है, जब वो घटना घट रही है, बाल अपराध हो रहा है तुरंत पुलिस एक्शन ले लेती है। तो देखो, तात्कालिक जो भी समस्या है जो तुरंत हो रही है उसमें एक्शन लिया जाता है। जो समस्या 5 साल पहले हो गई उस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता। आप चाहो कि मैं द्वितीय विश्व युद्ध पर एक्शन लूँ, नहीं ले सकते भाई, वो घट चुका। आप ग्लोबल वार्मिंग पर एक्शन ले सकते हो। प्रेजेंट टाइम में भारत पाकिस्तान के बीच में थोड़ा गड़बड़ सिस्टम बैठ रहा है, यहाँ पर आप एक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो ये याद करने की चीज़ नहीं है, समझने की है। उसके बाद हम बात करते हैं शैक्षिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। शैक्षिक समस्याओं का समाधान का सबसे बेस्ट मेथड है ये, व्यवहारिकता पर अधिक बल दिया जाता है। क्रियात्मक शोध में व्यवहारिकता पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। यह अनुसंधान किसी संस्था या समुदाय तक ही सीमित होता है, यह भी ध्यान में रखना। जो क्रियात्मक अनुसंधान है किसी संस्था या समुदाय तक ही सीमित रहता है। यह अनुसंधान विकासात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देता है। क्रियात्मक शोध के उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में समस्या के समाधान हेतु विद्यार्थियों व शिक्षकों में वैज्ञानिक तकनीकी एवं अभिव्यक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों के निष्पादन स्तर को उच्च करने में सहायता करना, विद्यालय प्रणाली वातावरण में परिवर्तन कर एक स्वस्थ शिक्षण वातावरण का निर्माण करना, विद्यालय की कार्य दशा में सुधार कर कर्मचारियों का निष्पादन एवं निष्पादन स्तर उच्च करना। अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आया था क्रियात्मक शोध के उसने क्या पूछे थे, चरण पूछे थे। तो भाई चरण देख लो। सबसे पहले क्या होती है, समस्या का चयन होता है। हम समस्या पता चलाते हैं कि हमारी जो तात्कालिक समस्याएं बहुत सारी होती हैं, तो जो रिसेंटली समस्या है उनमें से हम एक समस्या को चूज करते हैं कि हम कौन सी ज़्यादा बेस्ट रहेगी जिसके ऊपर हम रिसर्च करें। फिर उसके बाद समस्या का मूल्यांकन किया जाता है, फिर परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, फिर डाटा कलेक्शन किया जाता है, परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है, लास्ट में परिणाम निष्कर्ष निकाले जाते हैं और सुझाव दिया जाता है। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस स्टेप रिलेटेड टू एक्शन रिसर्च। कीप अंडरस्टैंड। अब एक क्वेश्चन आया था विवरणात्मक शोध डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। देखो, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको इस शब्द को सुनना है, समझना है। ठीक है, विवरणात्मक या डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, इस शब्द को सुनो। विवरणात्मक का मतलब होता है विवरण करना, डेस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिटेल से बताना। आप इसमें क्या कर रहे हो, कोई भी समस्या है उसको खोल खोल के बता रहे हो। क्या कर रहे हो, खोल खोल के बता रहे हो, उसके हर एक पॉइंट की, हर एक बारीकी की जानकारी ले रहे हो। ठीक है, तो इसके अंतर्गत स्पष्ट परिभाषित समस्या पर कार्य किया जाता है। ठीक है, आप कोई भी टॉपिक का अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन कब तैयार कर सकते हो, जब वो स्पष्ट परिभाषित समस्या हो। यह विशेष, सरल, अत्यंत कठिन दोनों प्रकार का हो सकता है। यह क्या को स्पष्ट करता है। सबसे मेन बात है कि जो विवरणात्मक शोध है वो किसको व्यक्त करता है, क्या को। बाल अपराध क्या है, बेरोजगारी क्या है, इसके अलावा कोई भी समस्या, ओजोन परत में छिद्र, ओजोन परत क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वायु प्रदूषण क्या है। यहाँ पर क्या है, जो क्या शब्द है ना वो क्या करता है, बताता है कि भाई इसको खोल दो, इसकी पोल खोल दो सारी की सारी। क्या शब्द का मतलब होता है, पोल खोलना, मतलब उसको डिटेल से समझा देना। तो ध्यान रखना, ये क्या शब्द को स्पष्ट करता है। आगे देखते हैं, इसके अंतर्गत समस्या समाधान हेतु उपयोगी सूचना प्राप्त करते हैं। इसके लिए कल्पनापूर्ण नियोजन आवश्यक है। यह अनुसंधान संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकता है। सबसे मेन बात है कि जो विवरणात्मक अनुसंधान है वो संख्यात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ठीक है, थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं। इस अनुसंधान विधि में वर्तमान स्थिति का वर्णन विश्लेषण किया जाता है। इसे अप्रयोगात्मक अनुसंधान भी कहा जाता है। ध्यान रखना कि जो विवरणात्मक अनुसंधान है उसमें वर्तमान स्थिति का वर्णन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, और ये एक अप्रयोगात्मक अनुसंधान है।
वर्णनात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता समस्या से संबंधित तथ्यों का न केवल एकत्रण करता बल्कि समस्या से संबंधित विभिन्न चरों का आपसी संबंध भी ढूंढने का प्रयास करता है। ध्यान रखना, यहाँ पर वो तथ्यों को एकत्रित नहीं करता, वहाँ पर उनमें आपस में संबंध भी देखता है। आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए कि भाई इसको फुल डिटेल से लिखो, इसका फुल डिस्क्रिप्शन तैयार करो, तो आप हर एक पहलू को जोड़ोगे, आपस में कंपेयर भी करोगे, आपस में तुलना भी करोगे, आपस में जोड़ोगे भी, एक छोटे छोटे पॉइंट का भी आप विवरण करोगे। ठीक है, इसके कुछ उद्देश्य हैं, इनको भी देख लो भाई लोगों। भविष्य में के अनुसंधान में प्राथमिक अध्ययन में सहायता करना, भविष्य के अनुसंधान के प्राथमिक अध्ययन में सहायता करना, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से परिचय प्राप्त करना, शैक्षिक नियोजन में सहायता करना, मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों की जानकारी प्राप्त करना, किसी विषय या घटना की स्थिति का शीघ्र अध्ययन करना, वर्तमान स्थिति की पहचान करना। सारी बातें हैं, ध्यान में रख लेना। अब देखो, एक क्वेश्चन आया था गुणात्मक और मात्रात्मक सोच से संबंधित, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। गुणात्मक प्रदत्त विश्लेषण, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण कई बार व्यक्तिगत हो सकता है और इसमें मुख्य रूप से कुछ नियम एवं प्रक्रियाएं हो सकती हैं। इसमें शोधकर्ता सामग्री विश्लेषण की प्रक्रिया को अपनाता है। सामग्री विश्लेषण का अर्थ है मुख्य विषय की पहचान करने के लिए साक्षात्कार की सामग्री का विश्लेषण करना। इसके कुछ चरण हैं, मुख्य विषयों को स्पष्ट करना, मुख्य विषयों के लिए कूट निरूपित करना, मुख्य विषयों के अंतर्गत प्रतिक्रियाओं को वर्गीकृत करना, रिपोर्ट के मूल पाठ में विषयों और प्रतिक्रियाओं को एकत्रित करना। भाई परिमाणात्मक के भी बारे में पढ़ लो, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक भी बोलते हैं इसको। यह विधि अच्छी तरह से अभिकल्पित और प्रशासित सर्वेक्षण के लिए शाब्दिक प्रश्नावली का उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसमें पद्धतों का विश्लेषण मैन्युअली या कंप्यूटर की सहायता से किया जा सकता है। ध्यान से पढ़ लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और भाई पीडीएफ लेने के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470 पर कॉन्टैक्ट कर लो, पीडीएफ दे दूंगा सारी की सारी। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, जाकर अभी मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पर क्या कर लो, फॉलो कर लो। अब हम पढ़ते हैं कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या थे। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में 2030 सतत विकास एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य अर्थात SDG तथा 169 प्रयोजन अंगीकृत किए गए थे। ठीक है, 2030 तक के लिए टोटल 17 विकास लक्ष्य तथा 169 प्रयोजन अंगीकृत किए गए थे। कब किए गए थे? 2015 में किए गए थे। किस में किए गए थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में। थोड़ा सा यहाँ पर भी पढ़ लो। पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग 1983 के अंतर्गत बर्टलैंड कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट 1987 के अनुसार आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास की ही सतत विकास है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सतत विकास का मतलब क्या होता है कि भाई आप खुद की भी आवश्यकता की पूर्ति करो और आगे की पीढ़ियों का भी ध्यान रखो, जिससे वो भी उनकी आवश्यकता की पूर्ति करते जाएं। यदि हमारे बूढ़े जो बुजुर्ग थे, हमारे दादा परदादा थे, यदि वो इस रूल को फॉलो नहीं करते ना, तो भाई बहुत सारी चीज़ें होती जो अब तक ख़त्म हो चुकी होती। कोयला, पेट्रोल, गैस, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती। हम ऐसे सोचते कि यार कोयला नाम का एक चीज़ था, जैसे डायनासोर के बारे में सोचते हैं ना कि यार डायनासोर नाम का एक जानवर था। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब देखो, ये चीज़ें देख लो, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में देश के समग्र रैंक में सुधार हुआ और यह 57 से 60 हो गया। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में देश के समग्र रैंक में सुधार हुआ और यह 57 से 60 हो गया। भारत ने यह उपलब्धि जल, स्वच्छता, ऊर्जा और उद्योग क्षेत्रों में बेहतर काम कर हासिल की है। सूचकांकों की राज्यों की सूची में केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना सबसे ऊपर है। ध्यान रखना, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की सूची में केरल की फर्स्ट पोजीशन है, हिमाचल प्रदेश की सेकंड है, आंध्र प्रदेश की थर्ड है एंड तमिलनाडु की फोर्थ है।
ये हैं भाई मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDG। 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा जनरल असेंबली द्वारा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे वर्ष 2015 तक के लिए 8 वैश्विक विकास लक्ष्यों एवं 18 एसोसिएटेड लक्ष्य निर्धारित किए गए। ध्यान रखना यहाँ पर MDG में टोटल वैश्विक विकास लक्ष्य कितने 8 हैं, एसोसिएटेड लक्ष्य कितने 18 हैं। कब तक के लिए 2015 तक के लिए। कब प्रस्ताव कब पारित किया गया, MDG का प्रस्ताव कब पारित किया गया 2000 में। और ध्यान रखना 2000 में तो प्रस्ताव पारित किया गया और इनका लक्ष्य रखा गया कि भाई इनको 2015 तक हमें प्राप्त करना है। कब तक 2015 तक प्राप्त करना है। तो भाई लोगों मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हैं ये टोटल 7 लक्ष्य, इसके 8 लक्ष्य हैं। मैं एक एक को पढ़ के बताऊंगा, टाइम लगेगा। चलो पढ़ के बता देता हूँ, बाकी PDF ले लेना आप। गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, लिंग समानता एवं महिला सशक्तिकरण का प्रोत्साहन, शिशु मृत्यु दर को कम करना। क्वेश्चन आया था कि MDG का चौथा लक्ष्य क्या था, तो MDG का चौथा लक्ष्य था शिशु मृत्यु दर कम करना, चाइल्ड मोर्टेलिटी, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, मलेरिया एवं अन्य बीमारियों से लड़ना या छुटकारा पाना, पर्यावरणीय सत्यता को सुनिश्चित करना, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी अथवा विकास के लिए वैश्विक संबंध स्थापित करना। भारत में लक्षित लक्ष्यों में से HIV, एड्स, गरीबी, सार्वजनिक शिक्षा तथा शिशु मृत्यु दर में निर्धारित मानकों को वर्ष 2015 तक प्राप्त कर लिया है। ध्यान रखना लक्ष्य कब तक का था, 2015 तक का था। वर्ष 2015 के पश्चात MDG का स्थान SDG ने ले लिया था। ध्यान रखना बहुत गजब की बात है, 2015 के बाद भाई MDG का स्थान किसने ले लिया, SDG ने ले लिया। मतलब 2015 से पहले 2000 से लेकर 2015 तक कौन विद्यमान था, MDG। 2015 से 2030 तक कौन विद्यमान रहेगा, SDG। ये हैं टोटल सतत विकास लक्ष्य है। पढ़ के बताऊंगा, बहुत सारा टाइम लगेगा। टोटल 17 है, PDF ले लेना मेरे से, पहले 47 मिनट का वीडियो हो गया, ठीक है। ये 17 है, 17 को पढ़ लेना एक बार, क्वेश्चन 100% आएगा। ये था हमारे मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, ठीक है। देखो इवनिंग शिफ्ट के पेपर में रीडिंग कॉन्फ्रेंसन की बात की जाए तो रीडिंग कॉन्फ्रेंसन का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल आया था। जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी उसमें रीडिंग कॉन्फ्रेंसन का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन जो इवनिंग वाली शिफ्ट थी उसमें रीडिंग कॉन्फ्रेंसन का क्वेश्चन था वो डिफिकल्ट नहीं था, बिल्कुल सिंपल था। मॉर्निंग शिफ्ट वाली जो पेपर था उसमें जो DI का क्वेश्चन था, डाटा इंटरप्रेशन का क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा सिंपल था, लेकिन जो इवनिंग वाली शिफ्ट थी उसमें डाटा इंटरप्रेशन का क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था थोड़ा सा। वहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होता था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था, एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। दूसरी बात बताऊँ मैं आपको, रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आ रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आ रहे हैं। रीजनिंग में जो नंबर सिस्टम वाला क्वेश्चन है 2, 4, 5, 10, 15, ये क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा आपको, आप बिल्कुल आसानी के साथ इनको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा हम बात करें यदि करंट का, तो देखो मॉर्निंग शिफ्ट वाली जो पेपर था उसमें एक भी करंट का क्वेश्चन नहीं आया था, और जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था उसमें 2 करंट के क्वेश्चन आए थे। तो एक तो था जो मैंने बताया था जिसमें आंसर पौने था, और एक और था, ठीक है। तो करंट के क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में 2 थे, मॉर्निंग शिफ्ट में एक भी नहीं था। और इसके अलावा कुछ लोग सोच रहे हैं कि कोविड-19 से क्वेश्चन आएगा, अभी तक तो आया नहीं भाई, आगे आए जिसका हम कह नहीं सकते। तो ये थी हमारी आज की क्लास का डिस्क्रिप्शन। अब रहा मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कि 24 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कैसा हुआ था। तो भाई लोगों, मैंने वीडियो बना दिया ऑलरेडी, और उस वीडियो का लिंक है जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ पर देखो। बेस्ट रहेगा आप मेरे से PDF ले लो, जिनका पेपर 29 तारीख को है। अब 25 सितंबर के बाद जिनका भी पेपर है, सभी से रिक्वेस्ट है PDF लो, ना मात्र चार्ज है 50 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये। आप सोच रहे होगे कि सर 2 रुपये की कमाई करने के लिए कर रहे हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं है। PDF लेना मेरी मजबूरी है, क्योंकि पेट का सवाल है यहाँ पर, आप सभी को पता है।
पेट का सवाल नहीं होता तो मैं 100% आपको फ्री प्रोवाइड करवाता, ठीक है, क्योंकि भूख सबको लगती है। और मैं PDF के लिए इसलिए कह रहा हूँ आपको, क्योंकि PDF लेने से आपको बहुत ज़्यादा सरलता हो जाएगी, क्योंकि अब हमारा पीक टाइम है। और ध्यान रखना, PDF में मैं आपको ये प्रोवाइड नहीं करवाऊँगा, ये तो प्रोवाइड करवाऊँगा मैं आपको, साथ ही साथ मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आ रहे हैं, जैसे रिसर्च मेथड है, ऐसे कैसे क्वेश्चन उठ के आ गए मेरे, MDG SDG ऐसे कैसे क्वेश्चन उठ के आ गए, आगमनात्मक निगमनात्मक ऐसे कैसे क्वेश्चन उठ के आ गए। ये वो टॉपिक काउंट करवा रहा हूँ मैं जहाँ पर सभी के गलत होते हैं। आगमनात्मक निगमनात्मक मोस्टली गलत करते हैं, रिसर्च मेथड मोस्टली गलत करते हैं, लेकिन जो मेरी PDF लिया है वो कभी गलत नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने सारे ओल्ड क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए, और वो भी कंपेरेटिव बेस पर, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, बिल्कुल बने रहो। थैंक्स देखने के लिए, बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।